लास्ट क्लास में जो केमिस्ट्री की हमारी हुई थी उसके अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट किया था, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट करके उसकी डेरिवेशन और उसकी जो मार्किंग वगैरह थी बुक से वो मैंने करवा दी थी। आज की क्लास इसी के आगे कंटिन्यू है। केसी हमने पढ़ लिया था, केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, निकालते किस तरीके से हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो आज के कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल कह सकते हैं उनको, बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं केसी से रिलेटेड। एक तो है केसी का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक है आपके क्या कहते हैं यूनिट क्या होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो ये दो चीज़ें हमने आज कवर करनी है, और फिर अगली जो हमारी केमिस्ट्री क्लास होगी दूसरी इंशाल्लाह कल होगी, वो उसके अंदर फिर हमारे चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारे सामने (2SO2 प्लस O2 फॉर्म्स 2SO3। ये हमारे सामने एक इक्वेशन है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन की जब केसी की एक्सप्रेशन लिखने जाऊंगा तो ये आपके पास ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है मेरा SO3, और इसके साथ जो इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं ये बन जाएंगे इसकी पावर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी तरीके से डिवाइड में आपके पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके अंदर हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो SO2 मेरा पहला रिएक्टेंट, और इसके साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए थे 2, तो 2 जो है वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और उसी के साथ फिर आपकी दूसरे की कंसंट्रेशन आ जाएगी जो कि आपका O2। इसके साथ कोई मोल मेंशन नहीं है तो कोई पावर इसके ऊपर नहीं आएगी। तो ये आपका क्या आ गया, केसी की एक्सप्रेशन आ गई। आया समझ में? इस तरीके से हम केसी की एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आप देखो इस फार्मूला को जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। केसी को लिखने का ये एक फार्मूला है, समझ सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये डिनोट कर रहा होता है आपकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। अच्छा भाई, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं। अब अगर मुझे किसी भी इक्वेशन का केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है तो मेरे पास दो चीज़ें होंगी, एक मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगे और ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे होंगे रिएक्टेंट्स। अब केसी का फॉर्मूला क्या कह रहे थे कि पहले ऊपर आएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, जो भी मेरा प्रोडक्ट था वो मैंने उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो उसके साथ अगर कोई नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। सही है, आया समझ में यहाँ तक। दैन फिर अगर कोई और प्रोडक्ट होता तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से आगे और मेंशन कर देता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम मेंशन नहीं करेंगे। फिर डिवाइड में आपके आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो मेरे रिएक्टेंट्स थे उनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये मेरी क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बन गई। तो बस ये मेरा केसी का एक्सप्रेशन हो गया। अब आया समझ में? अब इसकी और प्रैक्टिस होगी और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल्स थी कि
कंसनट्रेट वो केसी के एक्सप्रेशन लिखते किस तरीके से हैं। अब इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। आगे सबसे पहले आगे हमें बोला हुआ है कि एक्टिव मास को जो है वो डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो एक्टिव मास की डेफिनेशन बुक में भी मौजूद है, यहाँ पर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ कि एक्टिव मास आपका होता है क्या है। तो एक्टिव मास इज़ बेसिकली रेफर्स टू द effective concentration of a substance participating in a chemical reaction। यानी कि कोई भी एलिमेंट आपका, कोई भी सब्सटेंस जब किसी केमिकल रिएक्शन में उसको डाला जाता है तो उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, मतलब जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, तो वो बेसिकली आपकी क्या होती है, उसकी एक्टिव मास कहलाता है। अब जितनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी तो उतना इफेक्टिव तरीके से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये तो छोटी सी एक डेफिनेशन मैंने समझाने के लिए बता दी कि होती क्या है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया पहला वाला, पूछ रहे थे कि एक्टिव मास क्या होता है। सेकंड आपसे पूछ रहे हैं फिगर आउट द कोफिशिएंट्स फॉर अ गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो कोफिशिएंट्स तो उसमें बस ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, इसके साथ कोई नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, एक्स के साथ 9 लिखा हुआ है तो 9 उसका कोफिशिएंट है। इसी तरीके से जो है इसके साथ 3 लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साथ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो बस ये बताना है, सही है। तो ये कोई इतना ख़ास क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद ये है हमारे पास असल जो अभी हम चीज़ कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कि राइट डाउन द केसी इक्वेशन, यानी केसी के एक्सप्रेशन लिखनी है आपने जो आपको रिएक्शंस दिए हैं, सही। तो इसकी मैं एक्सप्रेशन लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन मुझे जो यहाँ पे दी हुई है वो दिया हुआ है, सल्फ़र को इन्होंने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ और रिज़ल्ट में आपके पास बना है SO2। ये हमारे पास हमें एक इक्वेशन दी हुई है। सो मैं चेक कर लेता हूँ बैलेंस है, हाँ बैलेंस है इक्वेशन। तो ये चेक कर लेना होता है, वैसे तो बैलेंस ही देते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन एक बार ज़रा चेक कर लिया करो, वरना अगर बैलेंस नहीं हुई इक्वेशन तो फिर आपकी केसी की एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आपने इस इक्वेशन के मुताबिक क्या लिख देना, प्रोडक्ट है मेरा SO2, तो ऊपर आ गया SO2, कोई कोफिशिएंट इसके साथ नहीं लिखा हुआ तो पावर नहीं आएगी। फिर आपका नीचे आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपकी पहली वाली इक्वेशन की केसी की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की जो है वो ये कि केसी का एक्सप्रेशन तो आपका इसी तरीके से लिखा जाता है। अब अक्सर ऐसा होता यह है कि आपको जो है ना, जो आपकी इक्वेशन में अगर आप देखो यहाँ पे स्टेट्स डिफ़ाइन होती हैं। जैसे यहाँ पे जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी मेरे पास, इस पर छोटा सा नीचे S लिखा हुआ है, ठीक है। S का क्या मतलब होगा, सल्फ़र के साथ नीचे छोटा सा S लिखा हुआ है। वो बेसिकली आपकी स्टेट्स को डिफ़ाइन कर रहा है। मतलब S मतलब छोटा सा जो S लिखा हुआ है नीचे सल्फ़र के साथ, उसका मतलब है कि ये सॉलिड है। और अगर किसी के साथ G लिखा हुआ है मतलब वो गैशियस स्टेट के अंदर है। और अगर L लिखा हुआ है छोटा सा, जैसे नीचे HCl के साथ लिखा हुआ है,
इसका मतलब क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो कभी कभार कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसा भी होता है केसी के एक्सप्रेशन में, अभी हम अपनी बुक के आगे एग्जांपल्स देख लेंगे, हो लिखा तो ऐसे ही जाएगा पूरा आपका जैसे ये लिखा है, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड होता है ना, उनकी यूजुअली क्या करते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन नहीं लिखी जाती केसी के अंदर, मतलब उनकी जगह पे जो है ना 1 लिख दिया जाता है। जैसे इसके अंदर सल्फ़र के साथ जो है, सल्फ़र को सॉलिड लिखा हुआ है ना, तो कुछ जगहों पर इस तरीके से भी लिखते हैं कि सल्फ़र सॉलिड का कोई भी एलिमेंट अगर दिया हुआ है आपके रिएक्शन के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन को 1 ट्रीट कर लेते हैं। मतलब ये एस की जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे बुक की, तो उसमें फिर हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा कि बुक में कौन सा मेथड फॉलो किया हुआ है। सिर्फ यहीं पर छोड़ दिया गया है, यहाँ पर आगे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो वो फिर हम देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जो बुक है सिंध बोर्ड वाली, उसमें मेरे ख्याल से यहीं तक है ज़्यादातर, तो अभी हम आगे देख लेंगे उसको। तो ये पहली इक्वेशन का हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा। उसके बाद है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब जो है आपको गैशियस स्टेट के अंदर ही दिए हुए हैं, तो सभी लिखे जाएंगे। ये आ गया हमारे पास NO + SO3। अब इसमें केसी के एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर आएंगे आपके प्रोडक्ट है मेरे पास 2। ठीक है, तो पहले NO आ जाएगा, उसके बाद आपका SO3 आ जाएगा। ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, अब आएगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ गया आपका SO2 और दूसरा आ गया आपका NO2। ठीक है, तो ये हमारी केसी की एक्सप्रेशन बन गई। यहाँ पे किसी के साथ भी कोई कोफिशिएंट्स नहीं लिखे हुए, तो पावर किसी की भी नहीं आएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी है जो हमें थर्ड इक्वेशन दी हुई थी ऊपर, वो हमें दी हुई थी NH4Cl, और यहाँ पर इसको बोला हुआ है कि ये सॉलिड है। इसी तरीके से फिर आपका दिया हुआ है NH3 जो कि गैशियस है, प्लस HCl जो कि लिक्विड में दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसका अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखने जाऊँ, तो सबसे पहले तो वही हम हमारा जो नॉर्मल तरीका है, पहले हम उससे लिखेंगे कि केसी का एक्सप्रेशन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर है मेरे पास NH3, फिर है हमारे पास HCl डिवाइडेड बाय NH4Cl, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं इसको, वैसे ये भी आंसर हो सकता है, अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हमने देखा था अपने रिएक्शन में कि HCl और ये NH4Cl ये क्या है, सॉलिड और लिक्विड है। तो इनकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इनकी जगह पे, तो ये बेसिकली हटा दिए जाएंगे इन शॉर्ट, तो सिंप्लीफाई होगा आपका आंसर ये भी आ सकता है। ये मैं एहतियातन बता रहा हूँ, वैसे तो अभी हमने इसी को फॉलो करना है, हमने यही जो लिखा है। अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि जो सॉलिड और लिक्विड वाले हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो NH4Cl मेरा इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ पे इसकी जगह 1 आ जाएगा, और HCl लिक्विड है इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो बचा कौन, सिर्फ NH3 बचा। ठीक है, जो कि गैशियस है। तो ये कुछ इसकी टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस थे बुक के अंदर, यहाँ पे हमें दिए हुए थे, ये हमने कर लिया। इसके बाद है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट बेसिकली किस तरीके से निकालते हैं वो मैं समझा देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसके एक एग्जांपल देके बताया हुआ है। ठीक हो गया, सही। अच्छा, वैसे एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर लो कि वरना कंफ्यूज रहोगे। ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन करवाई है ना एंड में, हाँ मतलब किसी वाले में भी जो मैंने बताया कि सॉलिड और लिक्विड की जगह पे आपने 1 रखना है, उसको भी फ़िलहाल रहने दो, अपना आंसर यहीं तक रखो। जो फर्स्ट स्टेप है ना विदाउट सिंप्लीफिकेशन, जैसे इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर तो सभी गैस ही थे तो इसका तो यही लिखा जाएगा। और जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर भी जो टॉप पे जिसके आंसर लिखा हुआ है मैंने, उसी वहीं तक रखो, क्योंकि बुक में ज़्यादा जो एग्जांपल्स वगैरह दी हुई उसके अंदर सिंप्लीफाई नहीं करा हुआ है इन्होंने। तो हम जो बुक के अकॉर्डिंग हमने चलना है, क्योंकि जो पेपर आपका चेक होगा वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो वहीं तक रखो उसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। अब यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास कंसंट्रेशन, ठीक है। जितनी भी हमारे पास ये लिखी हुई हैं NH3, HCl, NH4Cl, ये सब क्या है, कंसंट्रेशंस हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है भाई, मोल पर DM³ होता है। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है CO2 + H2 और ये हमें दिया हुआ है CO + H2O। ये मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने यूनिट निकालना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, Kc की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप Kc की एक्सप्रेशन लिखोगे, जो कि आपके आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है ना, इसको आसान एक तरीके से इस तरीके से याद रख सकते हो। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, अब इसके अंदर कोई भी आपका वो एलिमेंट हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो इसका यूनिट होता है मोल पर DM³। ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर DM³। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके लिखने हैं, आपने Kc का यूनिट बताना है ना। तो आप ये जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, इन सब के आप लिख दोगे इनकी जगह पे यूनिट। ये आपका आ गया, क्या कहते हैं, पहले वाले का। ये आपका आ गया दूसरे वाले का, ये भी मोल पर DM³ हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये भी मोल पर DM³ और ये भी मोल पर DM³। इन सब के आपने यूनिट लिख दिए। अब जो आपस में कैंसिल हो रहे होंगे उनको आपने कर देना है कैंसिल। अब इस केस के अंदर हमारे सभी कैंसिल हो रहे हैं, देखा जाए तो। कैसे, ये मोल पर DM³ भाई नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो आपका इस इक्वेशन के अंदर जो हमें दी हुई थी, इस रिएक्शन में आपका Kc का कोई यूनिट नहीं बना, नो यूनिट, क्योंकि सब आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आई बात समझ में। अब इसकी एक और एग्जांपल समझ देखते हैं तो और बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब हमें दी हुई है एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें आपका नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजन के साथ, और इसके अंदर इसका जो में आपका बना है 2NH3 जो है वो आपका प्रोडक्ट बना है इसके अंदर। अब सबसे पहले अगर मुझे इसका यूनिट बताना है तो मैं इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखूँगा, जो कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पर 2 लगा हुआ है इसका कोफिशिएंट तो पावर लग जाएगी वो, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये उसकी पावर हो गई, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम वही करेंगे, इसका हमें यूनिट बताना है। तो इन सब के पहले यूनिट मेंशन करूँ अंदर, ये हो जाएगा मोल पर DM³। अब चूँकि इस पे लगी हुई है पावर,
ठीक है, तो पावर इस पे भी आएगी। और फिर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा मोल पर dm³। उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन है वो होगा आपका मोल पर dm³, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे ज़रा देखो गौर से, ये वाला स्टेप ज़रा सही से समझ लेना। अब ऊपर आपका मोल पर dm³ कितनी बार है? 2 बार। नीचे है 4 बार, 1 ये रहा, 3 ये रहे, टोटल कितना होगा? 4 होगा। अब ये आपका जो कह लो कि इसका जो स्क्वायर है ऊपर वाले का, वैसे सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। इसको मैथ के सिंपल रूल लगा के हम कर सकते हैं। अगर मैं मैथ का रूल लगाऊँ ना इसके अंदर, तो क्या लगेगा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर, बेसिस सेम है सारी, मोल पर dm³ है, तो बेसिस सेम होती हैं। और अगर डिवीजन का केस हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। ऊपर की माइनस है, अब नीचे इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसमें तो माइनस हो जाएगा 1, और इसकी है 3, तो माइनस हो जाएगा 3। तो 2 - 1 का आंसर 1 आएगा, और 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये किस तरीके से सॉल्व हो गया? इसकी ओवरऑल पावर बन गई -2। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि अब पावर ये जो -2 है ये मोल के ऊपर भी है और ये dm³ के ऊपर भी है। तो पावर के ऊपर पावर अगर होती है तो क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मोल की जो पावर है वो हो जाएगी -2। ठीक है, 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और ये जो dm³ है इसकी पावर थी -3, तो -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर इसका ये हमारा केसी का यूनिट बना इस केस के अंदर। ठीक है, ये हमारा केसी का यूनिट बनी है। तो किसी केस में नो यूनिट भी आ सकता है अगर सारे कैंसिल हो गए आपस में, और कुछ केसेस के अंदर ऐसे भी आ सकता है। मतलब आपने सिंप्लीफाई करना है उस मोल पर dm³ को, जितना बच जाए आपका वो फिर आप आंसर के अंदर उसको लिख दोगे। ठीक है।